जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोकम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही है। तो एक बार जुड़ जाइए, फिर हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अंजलि गुड मॉर्निंग बहन, शुभ प्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए एक बार। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग आपको जो भी न्यू अपडेट रहती है मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है हमारी, जो कि पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजल फैक्ट रखती है। सुमित्रा गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग बहन सुमित्रा, शुभ प्रभात आप सभी को। और फिलो फॉर्म के ऊपर दिसंबर बैच के रिगार्डिंग, दिसंबर जो पेपर है उसके रिगार्डिंग आपका बैच चला हुआ है। इसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1999 पे करना पड़ता है, और ओनली पेपर सेकंड के लिए भी 1999 पे करना पड़ता है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, दोनों को ही यूज करना चाहते हैं, तो ट्रू 999 आप पे कर सकते हैं। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10, और आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलोफॉर्म के हर बैच के ऊपर। एक जो बैच आप लोगों उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, MCQ की प्रैक्टिस आपका रहेगा, और शॉर्ट्स नोट्स रहते हैं आपके लिए, ठीक है। और आपका डाउट सेशन रहता है, तो आपको कंप्लीट एक प्रिपरेशन की करवाई जाती है आपके लिए यहाँ पर। तो सैयद वंश हमारा चला हुआ है 1414 से लेकर 1451 तक ये चलेगा। खिजर का को हम पढ़ चुके हैं, और मुबारक शाह को हम पढ़ चुके हैं। लोधी वंश हमारा चला हुआ है, ये सैयद वंश को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। लोधी वंश के अंदर हमने कल बहलोल लोधी को कंप्लीट किया था, तो आज सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को हम कंप्लीट करेंगे। एक बार जुड़ जाइए। जुड़ जाइए एक बार। चलो, लगभग मुझे लग रहा है कि सभी आ चुके हैं जी। सिकंदर लोधी की हम बात करें, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी उसके 9 पुत्रों में से एक था। चंपा गुड मॉर्निंग। सिकंदर लोधी कब से कब तक शासन करेगा? 1489 से लेकर 1517 तक। परमदीप गुड मॉर्निंग बहन। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खां था, और बहलोल के 9 पुत्रों में से एक था, योग्य पुत्र था। दिल्ली के सुल्तान के रूप में अफगान सरदारों ने द्वारा चुना गया था। उसकी माता का नाम जयबंद था, जो हिंदू सुनार थी। इसके 3 योग्य पुत्र थे भाई। स्मिता गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग, चंपा गुड मॉर्निंग आप सभी को। इसके 3 योग्य पुत्र थे। तीनों में से सबसे ज्यादा योग्य कौन था? निजाम का। वो 3 योग्य पुत्र कौन थे? बारबक शाह, बारबक
शाह, आजम हुमायूं, आजम हुमायूं। ठीक है, तो ये तीनों थे। और जब बहलोल के जनाजे को ले जाया जा रहा था जलाली नामक स्थान पर, स्थान की बातें हैं, इसको दिल्ली रवाना कर देता है। शव यात्रा दिल्ली भेज दी गई थी और 16 जुलाई 1489 को काली नदी के तट पर एक किले में सिकंदर लोदी ने अपना राज्यारोहण करवाया था, राज्य अभिषेक करवाया था। परमदीप अभी स्टार्ट ही हुआ है, बस फर्स्ट स्लाइड है ये, इतना नहीं हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति थे ईसा खां लोधी। कौन है भाई? ईसा खां लोधी। ये इसके पक्ष में था भाई कि जो बारबक शाह है उसको राजा बनाना चाहिए, उसको सुल्तान बनाना चाहिए। कारण क्या था? जब सिकंदर लोधी की मां ने दावा किया कि उसका पुत्र ही योग्य है। अर्चना गुड मॉर्निंग, काफी दिनों बाद आए। तो उसकी माता ने दावा किया, तो इसने खंडन किया। खंडन करते हुए क्या कहा कि सुनार का पुत्र सिंहासन पर उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और जब जेबंद को यह बात पता चली तो उसने खुलेआम इस बात का समर्थन किया, कहा कि वो निजाम को ही अब अपना उत्तराधिकारी बारबक शाह और आजम हुमायूं, तीन योग्य पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र जो था, वैसे तो 9 पुत्र थे, 9 में सबसे ज्यादा योग्य कौन था? सिकंदर लोधी। और कौन कौन थे? बहराम शाह, बारबक शाह था और आजम हुमायूं था। क्लियर यहाँ पे? आगे चलते हैं। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ओरिजिनल नेम was the Nizam Khan and he was the most capable son of Bahlol nine sons. He was chosen by the Afghan consulars as the Sultan of Delhi. His mother name was Jayaband, who was Hindu goldsmith, was the daughter. ये एक हिंदू माँ की कोख से जन्मा था। आप ये बात याद रखें। 2 शासक हमने पढ़े हैं, 2 शासक पढ़े हैं ना? जिनकी माता हिंदू है। पहले कौन से शासक को पढ़ा है? कमेंट करना एक बार। अरे बहलोल लोदी मैं पूछ रहा हूँ, एक ऐसा शासक दिल्ली सल्तनत की जिसकी माता हिंदू थी, किसके बारे में पढ़ा है हमें? लाहौर की जाट महिला थी नीली, बीबी जैला भी इसको बोल देते हैं। तुगलक वंश किसी को याद आ रहा है तो बता दीजिए। फिरोजा तुगलक।
मूर्ख नहीं, चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक उसका। ध्यान से रिवीजन करके आना, छोड़ो इसको। आगे देखो, बस आगे देख लो, अब तुम पता नहीं किस किस का नाम लोगे। गयासुद्दीन तुगलक की तो पत्नी थी वो। तातार खान लोधी के विरुद्ध अभियान। तातार खान लोधी जथरा का राज्यपाल था। कलापी विजय के बाद सिकंदर ने जथरा की ओर कूच किया था। तातार खान लोधी के समर्पण के लिए बाध्य किया था, तो उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया था। कैंपेन अगेंस्ट तातार खान लोधी। कैंपेन अगेंस्ट तातार खान लोधी। तातार खान लोधी was the governor of Zathra after the Kalpi victory. अलेक्जेंडर नहीं, सिकंदर, ठीक है भाई, सिकंदर marched to Zathra, सिकंदर लोधी, ठीक है, and compelled तातार खान लोधी to surrender and returns his territory to him. उसको उसके राज्य है उसे वापस लौटा दिया था, उसको बाध्य किया था आत्मसमर्पण के लिए। बयाना। बयाना, यहाँ का सुल्तान अशरफ, कौन है सुल्तान यहाँ का? अशरफ अपने प्रदेश के स्वतंत्र अधिसत्ताधारी था। उसके पिता सुल्तान अहमद जिलवानी पूर्व में जौनपुर के हुसैन शाह सरकी के प्रति निष्ठावान था। यानी देखो, ये स्वतंत्र सत्ताधारी है, लेकिन इसका पिता पहले जिलवानी में जौनपुर के हुसैन शाह सरकी के प्रति निष्ठावान था। सिकंदर ने अहमद जिलवानी के समक्ष यह प्रस्ताव रख दिया कि वह बयाना को समर्पित कर दे, तो उसे जलसेर, चंदावर, मारहारा व सकीत प्रदान किया जाएगा। किंतु जिलवानी विरोध का निश्चय करता है। विरोध का निश्चय क्या करता है? से झगड़े का निश्चय करता है। सिकंदर लोधी ने पहले तो आगरा पर आक्रमण किया। सिकंदर लोधी ने पहले आगरा को घेरा, जहां पर ऐबत खां जिलवानी शासन कर रहा था। तथा बयाना के सुल्तान अशरफ के प्रति निष्ठावान था। क्लियर है? बाद में बयाना के सुल्तान को भी उसके बाद बयाना के सुल्तान को समर्पण करने के लिए बाध्य करेगा, और 1491 में बयाना को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया जाएगा, यानी मिला लिया जाएगा। ठीक है, मिला लिया जाएगा। और यहाँ पर खाना फार्मूली नियुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ की देख रेख करने के लिए, यानी बयाना की देख रेख करने के लिए किसे नियुक्त किया? खाना फार्मूली को नियुक्त कर दिया। चीजें समझ में आई?
सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी, देखो बयाना है, बयाना के ऊपर क्या है, पहले सुल्तान वहां का कौन है, अशरफ है। अशरफ के पिता अहमद है, और अहमद जौनपुर के हुसैन शाह सरकी के प्रति वफादार निष्ठावान थे। सिकंदर ने अहमद जिलवानी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि तुम्हारे अंदर मिल जा, तुम्हें चंदावर दे देंगे, जल शेर दे देंगे, मारहारा दे देंगे, सिक्कतें प्रदान कर देंगे, अलग अलग आपको रियासतें दे दी जाएगी, लेकिन आप बयाना को हमें दे दीजिए। लेकिन वो क्या कहता है कि लड़ाई कर लेंगे लेकिन ऐसे नहीं देंगे। तो सिकंदर लोदी ने पहले तो आगरा को घेर लिया। आगरा के अंदर कौन था, हेबत खान जिलवानी शासन कर रहा था, जो किसके प्रति निष्ठावान था, अशरफ के प्रति निष्ठावान था। तो अशरफ को भी बाद में बयाना को भी घेर लिया, और बयाना को का जो राजा था उसको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। 1491 में जो दिल्ली थी, जो दिल्ली सल्तनत के हिस्सा अब बयाना बन चुका था, खाने खाना फारमूली को वहां पर नियुक्त किया गया था। बयाना, here Sultan Ashraf was the independent ruler of his region. His father Sultan Ahmad Jilwani was formally loyal to Hussein Shah Sarki of Jainpur Maharara, and Saket will be provided, but Jilwani had decided to protest कि वो विरोध करेगा इनका। आगे आ जाता है राय भेद के विरुद्ध अभियान। राय भेद के विरुद्ध अभियान, यद्यपि राय भेद सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन फिर भी उसका झुकाव निश्चय ही सरकी सुल्तानों के पक्ष में था। 1494 में सिकंदर ने उसके विरुद्ध दोबारा अभियान किया, और राय के पुत्र वीर सिंह युद्ध में पराजित हुए तथा स्वयं राय सरकूच की ओर भाग जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। कैंपेन अगेंस्ट राय भेद, although Rai Bhil had accepted Alexander's subordinations, yet his inclination was definitely in favor of Sarki Sultan. So in 1494, Alexander again campaigned against him, and Rai's son Veer Singh was defeated in the war, and Rai himself fled towards Sarkuch, where he died, जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? अब आ जाते हैं सुल्तान के विरुद्ध अभियान, सॉरी विद्रोह और षड्यंत्र। सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह का और षड्यंत्र का 1499 और 1503 ईस्वी के बीच अवधि में सिकंदर लोदी संभल में ठहरा हुआ था। कहां पर ठहरा हुआ था भाई? संभल में गया हुआ था। अवधि में राज्य के विभिन्न भागों के 22 सरदारों ने, कितने, 22 सरदारों ने मिलकर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा। फतेह खान जो सुल्तान का बेटा था, बोला गया, इन 22 सरदारों ने क्या कहा कि हम फतेह खान को शासक बना देंगे। ये बात ये कही कि हम षड्यंत्र से सुल्तान जो सिकंदर लोदी है उसे हटाकर इसके पुत्र फतेह खान को शासक बना देंगे। फतेह खान ने ये बात अपनी माता से कह दी और आध्यात्मिक गुरु शेख ताहिर को बता दी, जिसकी सूचना सुल्तान को देने का आग्रह किया गया। सभी विद्रोहियों का वध कर दिया गया तथा उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। सुल्तान का स्वास्थ्य अब गिरता चला जा रहा है। मालवा पर आक्रमण के उद्देश्य से वह बयाना गया और वहां से लौटते समय बीमार हो गया, और गले के कैंसर के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। देखो, निरंतर अभियान कर रहा है। निरंतर अभियान से क्या होगा? स्वास्थ्य गिर जाएगा। कहां पर है? मालवा पर आक्रमण के उद्देश्य से वह बयाना गया था।
मालवा पर आक्रमण के उद्देश्य से। कहां पर था वो? बयाना में था। और बयाना से वापस लौटते समय उसे एक बीमारी हो जाती है 21 नवंबर 1517 में। कौन सी बीमारी हो जाती है उसे? रोहिणी। वर्तमान मान ले तो वर्तमान में गले का कैंसर इसको हो जाता है। क्या हो जाता है? गले का कैंसर इसे हो जाता है, और जिसके चलते इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इसे खेरपुर, मकबरा कहां पर है इसका? खेरपुर, दिल्ली में दफनाया जाता है। क्लियर? सुल्तान बनने से पहले इसने कहा था कि मैं भाई हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है ना, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, उसके ऊपर आक्रमण करूंगा। वहां के जो प्राचीन मंदिर हैं और तालाब है उनकी अपवित्रता भंग की थी, और जो तीर्थ यात्री थे उनको नुकसान पहुंचाने का निश्चय किया था। ठीक है। और उलेमाओं ने इसे रोक दिया था भाई ये काम करने के, कि आप जो कुरुक्षेत्र है ना, उलेमाओं ने रोक दिया था कुरुक्षेत्र के ऊपर इसे वह करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए चेतावनी दी थी इसको। और ये इतिहास में पहली ऐसी घटना है, नहीं, एकमात्र ही है, एकमात्र ऐसा उदाहरण है जब उलेमाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध सुल्तान को रोका था। अब इसके कुछ धार्मिक कार्य देखो, कि धार्मिक इसने प्रतिबंध लगा दिए थे भाई कुछ, उनकी बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? कैसे? नहीं चंपा, यहाँ पर तो क्लियर है, मेरे फोन के अंदर मुझे कंप्लीट स्क्रीन दिखाई दे रही है। देखो, दिख रहा है। बरहिच में सलाद मसूद गाजी, संत सलाद
मसूद गाजी की कब्र पर, जो मकबरे पर क्या निकाला जाता था? जुलूस निकाला जाता था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? जो जुलूस निकाले जाते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। जो ये प्रथा थी, नेजे की प्रथा बोला जाता है इसको, नेजे की प्रथा। नेजे की प्रथा को जो कट्टर मुसलमान थे, धर्म के विरुद्ध मानते थे, धर्म के विरुद्ध मानते थे। गुड़गांव के अंदर मैंने एक चर्चा की थी आपसे शीतला माता मंदिर की। जो चेचक की देवी मानी जाती है, इसकी पूजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक के समान, फिरोज के समान हिंदुओं को इस्लाम ग्रहण करने के लिए फुसलाया। फुसलाया था। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और फकीरों के मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ये प्रतिबंध फिरोज तुगलक के द्वारा भी लगाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी लगाया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद इसका निरादर कर दिया गया था, इसको निराधार कर दिया गया था। सिकंदर लोधी ने इसकी दोबारा घोषणा कर दी थी, इसकी नवीन घोषणा के रूप में इसको लागू कर दिया था। समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम मथुरा की घटना है, मथुरा की घटना के ऊपर चर्चा करेंगे। मथुरा नगर की घटना है। फिरोज से आगे लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने जैसे हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए फुसलाया था, वैसे ही सिकंदर लोदी ने भी इसको फुसलाया था, इनको कन्वर्ट करने के लिए। और क्या किया था? जो पीर फकीरों के मज़ारों पर मुस्लिम महिलाएं हैं, जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और यही काम फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका निरादर कर दिया गया। इसकी पुनः घोषणा, नवीन घोषणा के रूप में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। क्लियर इतना? मथुरा नगर की घटना है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मथुरा नगर, मथुरा, यहाँ पर हिंदुओं को यमुना नदी के किनारे मुंडन करने की इजाजत नहीं दी। यानी प्रतिबंध लगा दिया उनके ऊपर कि आप यहाँ पर मुंडन नहीं करोगे, दाढ़ी बाल कुछ नहीं काटोगे यहाँ पर। और जो मुसलमान थे, मुसलमान जो नाई थे, मुसलमान नाइयों को ये बोल दिया कि आप हिंदुओं के मुंडन नहीं करोगे, बाल नहीं काटोगे, बाल दाढ़ी नहीं काटोगे हिंदुओं की। मथुरा के अंदर जो मंदिर थे, हिंदू पूजाओं के जो मंदिर थे, उनकी मूर्तियां तड़वाकर कसाईयों में बंटवा दी थी। ठीक है, मांस तोलने के लिए। सिकंदर ने गज सिकंदरी नामक एक भूमि मापने की इकाई जारी की थी, जिसकी गज सिकंदरी 30 इंच की होती थी, या फिर 39 अंगुल उसको बोल दिया जाता है। 39 अंगुल किसको बोल दिया जाता है? गज सिकंदरी। ठीक है, प्रमाण की इकाई थी ये, नाप की, भूमि नाप की प्रमाणिक इकाई। भूमि माप की। ठीक है, इसमें 30 इंच की होती थी, या तो 30 इंच या फिर 39 अंगुल अंगुल की होती थी। और ये गज इलाही तक चलती रही थी। कहां तक? गज ए इलाही तक ये चलती रही थी। एक ब्राह्मण था भाई, बोधन, और बोधन ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। एक फीट में 6 इंच? ये तो ध्यान में नहीं है बहन परमदीप। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, आधे फीट में 6 इंच होते हैं। 12 होते हैं, 12 इंच होते हैं। और अगर आप 5-6 की बात करते हो, 5 फुट 6 हाइट, तो 170 सेंटीमीटर होती है लगभग
हालांकि 168 ही इसको दिखाई देगा आपको, बहुत सी जगह आपको 168, परंतु ये 170 होती है। ठीक है, अगर आप एक्चुअल इसको मानोगे तो 170 हो जाएगी। 5-7 जो होती है, 5-7 जो हाइट होती है वो 172 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, बीघा अलग होता है, एकड़ एकड़ अलग होता है। एक एक बीघे के एक एकड़ के अंदर 4 से 5 बीघे होते हैं। कहीं पर 4 बीघों का 1 एकड़ हो जाता है और कहीं पर 5 बीघों का 1। हरियाणा के अंदर 4 का 1, राजस्थान के अंदर 500 का 1 माना जाता है। ठीक है, और सरसई सबसे छोटी इकाई होती है भूमि मापने की खेत के अंदर। जो आजकल पटवारी यूज करते हैं ना, जो हमारे लेखपाल जिनको हम बोल देते हैं, हरियाणा के अंदर पटवारी उनको बोल देते हैं, यूपी में लेखपाल उसको बोल दिया जाता है। तो सरसई होता है, सरसई। ठीक है, और उर्दू के जितने भी शब्द हैं, सबसे ज्यादा उर्दू के शब्द का प्रयोग भूमि मापन में लेखपालों के द्वारा किया जाता है। आगे देखो, आगे आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बिल्कुल किले से छोटा होता है बीघा। फिर वही तो, जब वो मिलेंगे तभी किला बनेगा ना। और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1517 ईस्वी में उसके बड़े बेटे पुत्र इब्राहिम लोदी को आगरा में सभी सरदारों की सर्वसम्मति से सुल्तान बना दिया गया। अफगानों की राजनीतिक सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होना पसंद नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप इसको अलग अलग कर दो। अलग अलग कैसे, कि आप सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दो। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांटा गया। एक भाग इब्राहिम लोदी के पास रह गया, और दूसरा भाग उसके छोटे भाई जलाल खां के पास चला गया। जो पैतृक स्थान था दिल्ली, वो इब्राहिम लोदी के पास था। आगरा किसके पास था, इब्राहिम लोदी के पास था। और जो छोटा भाई था, इसे कालपी, जौनपुर, पूर्वी दक्षिणी भाग इनको दे दिया गया था। पहली बार कब राज्याभिषेक करवाया, 22 नवंबर 1517। ध्यान रखना, जैसे ही विभाजन हुआ, समय आ गया 29 दिसंबर 1517। इब्राहिम ने आगरा में ही अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। ऐसा माना जाता है कि जलाल खान के साथ इसका संघर्ष हो जाता है और जलाल खान को ग्वालियर के शासक, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर उसको शरण दे देते हैं, और ग्वालियर के ऊपर ये अभियान करता है। और ग्वालियर अभियान इसकी सबसे बड़ी विजय थी, ग्वालियर विजय। और ग्वालियर विजय के दौरान ये जो मान सिंह था, उसको उसके जलाल खान को शरण देने के उसमें क्या पाता है, दोषी पाता है, और उसे हरा देता है। उसका इस विजय के अंदर जीत हो जाती है।
क्लियर है? देखो ग्वालियर अभियान को थोड़ा सा देख लो। शासक कौन है? मान सिंह। मान सिंह तोमर। क्या किया इसने? जलाल खां को शरण दे दी। हुआ क्या, जलाल खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, सिक्के चलवा दिए, खुतबे पढ़वा दिए, सारे काम करवा दिए, और जो अन्य दुर्ग थे उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, इसकी तरफ कूच किया और ये भागकर मान सिंह के पास चला गया। मान सिंह ने इसकी सहायता कर दी और मान सिंह के साथ युद्ध हुआ और ग्वालियर की तरफ यह अभियान 1518 के आसपास छेड़ा गया था। छेड़ा गया था। इसमें मान सिंह की मृत्यु हो जाती है और मान सिंह की मृत्यु के बाद इसका बेटा, मान सिंह की मृत्यु और मृत्यु के बाद इसका बेटा विक्रमादित्य शासक बना। ठीक है, और विक्रम शासक बना और अंत में 1526 में ही लड़ते लड़ते क्या हो जाती है, इनकी जो विक्रमादित्य है ये इसके अधीन आ जाता है और अधीन आने पर इसका प्रभाव इसके ऊपर रहता है। और प्रभाव आने के बाद इतना प्रभावित ये हुआ था सुल्तान से, विक्रमादित्य ग्वालियर के जो ग्वालियर का शासक है ये किसके अधीन चला जाता है, इब्राहिम लोदी के अधीन चला जाता है। और इब्राहिम लोदी से इतना प्रभावित हुआ था कि 1526 के युद्ध में इसने सिर्फ अपने प्राण ही दे दिए थे, इतना वफादार रहा था ये इब्राहिम लोदी के प्रति। मेवाड़ से संघर्ष। इब्राहिम अपने पिता की विजय की नीति को अनुसरण करने का इच्छुक था, इसलिए उसने राजस्थान के प्रमुख राज्य मेवाड़ पर आक्रमण किया। दूसरी तरफ मेवाड़ के तत्कालीन शासक सिसोदिया राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत की बिखराव का लाभ उठाते हुए विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने राज्य बयानात विस्तृत कर लिए थे। जो उसका बयाना राज्य था, जलाल खान से नीचे क्या लिखा है, शरण दे दी थी भाई, शरण लिखा है यहाँ पर, शरण दे दी थी जलाल खान को। ठीक है, मान सिंह के द्वारा। और 1518 में अंतिम रूप से सल्तनत को ग्वालियर मिल जाता है और ग्वालियर के अंदर जो विक्रमादित्य होता है, तोमर राजा होता है, ये सुल्तान के प्रति इतना वफादार रहता है कि 1526 में जब पानीपत का युद्ध होगा तो सुल्तान की तरफ से लड़ेगा और वो सुल्तान वहां पर अपने प्राणों की आहुति दे देगा। कॉन्फ्लिक्ट विद मेवाड़। इब्राहिम वाज नीड to follow the father's policy of consent, so he attacked Mewar, the main state of Rajasthan. On the other hand, Sisodia, Rana Sanga, then the ruler of Mewar, taking advantage of the disintegration of the Delhi Sultanate, followed the Spanish policy he did and wherefore detailed their statement. किसने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की थी, जो बयाना था उसको, जो मेवाड़ था उसे बयाना तक बढ़ा लिया था, अब आता है आपका अंतिम और महत्वपूर्ण युद्ध, पानीपत का युद्ध। यहां पर इसको डिस्कस करते हैं। बाबर को आमंत्रित किया गया भाई, निमंत्रण पत्र उसको भेजे गए। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट्स में कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से हम इस युद्ध को मुगल काल के अंदर जब हम शुरू करेंगे तो मैं बाबर जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फरमाऊंगा।
क्योंकि अगर मैं बाबर के युद्धों को यहाँ पर करवाऊंगा तो वहां पर करवाने का फिर मजा सा खराब हो जाएगा। बिल्कुल। 21 अप्रैल 1526, 12 अप्रैल को दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ती है। लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले बाबर के द्वारा की गई थी, और बाबर की सेना ने तुलुगमा पद्धति, तोपों का प्रयोग, 1514 के अंदर जो पहला प्रयोग किया गया था तोपों का, उससे लेकर बाबर ने वहां से प्रभावित होकर भारत के अंदर प्रयोग किया था। ठीक है। चुगताई क्या थी, क्या पद्धति थी, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। ये व्यू रचना थी बाबर की। लगभग सेम तो नहीं बोल सकते, लगभग। ठीक है। ये व्यू रचना है। यहाँ पर गाड़ियां बंधी हुई हैं आपस में, तोपें यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है। ये दल यहाँ पर, और फिर पीछे यहाँ पर बाबर का दल, और पीछे फिर एक और सेना। यहाँ पर पानीपत गांव, यहाँ पर झाड़ियां और खाइयां। माना जाता है कि यमुना नदी जब सूख गई थी, तो यमुना नदी के जो नाले थे, ये वो सूखे हुई झाड़ियों के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। और यहाँ पर आपका कौन है, इब्राहिम लोदी, वही सेना, एक ये खड़ी एक ये खड़ी, पीछे अपने आप को खड़ा करके बस। अब एक तो सेना का व्यू देखो ये है, और एक ये है। ठीक है। बाबर को निमंत्रण दिया गया। इब्राहिम लोदी पंजाब के अमीर जो थे वो उससे शुद्ध हो चुके थे, उससे नाराज हो चुके थे। और चंगेज खान और तोमर, सॉरी, चंगेज खान और तैमूर लंग के वंशजों का यशस्वी जो पुत्र था, कौन था, बाबर, उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दौलत खान ने, लोदी ने दिया था। और इसने अपने पुत्र को भेजा था भाई दिलावर, दिलावर खान को। हुआ क्या, दौलत खान लोधी भाई गड़बड़ी कर रहा था। तो इसको जो इब्राहिम लोधी कहता है कि भाई तू दरबार में आ एक बार। ठीक है। ये दरबार में स्वयं नहीं जाता है, किसको भेज देता है, दिलावर खां को भेज देता है। दिलावर खां जब वहां पर दरबार में जाता है, इब्राहिम लोधी की बात करें हम पहले तो इसको डांटने लगता है भाई। डांटा फटकारा, डांटने की वजह से डर कर भाग जाता है। डर कर भाग जाता है पिता के पास, और पिता क्या करता है, दौलत खान लोधी क्या करता है, दिलावर खां के नेतृत्व में एक दल को बाबर के पास भेजता है। और बाबर को कहता है कि इब्राहिम लोधी जालिम है, और उससे आकर हमारी रक्षा करो। ठीक है। कहता है कि इब्राहिम लोधी को हटाना जरूरी है, आलम खां लोधी वहां पर राजा बनेगा, जो हमारा दोस्त है, और वो बाबर का भी दोस्त बन के रहेगा। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी वर्सेस कौन है, बाबर, युद्ध होता है, हार जाता है। दिल्ली सल्तनत का, एक मिनट में समझाऊंगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया था, मुस्मुत काबली इसकी पत्नी होती है। उसकी याद में यहाँ पर
काबुली बाग का निर्माण करवाता है। इसकी दीवारों पर कुरान लिखी है। काबुली मस्जिद कहाँ पर है? हरियाणा में पानीपत में है, और उसकी दीवारों के ऊपर कुरान लिखी है। इसका मुख जो है मक्का की तरफ है। देखो, दौलत खां लोधी है। ठीक। दौलत खां लोधी क्या करता है? सुल्तान के विरुद्ध कार्य शुरू कर देता है। तो इब्राहिम लोधी कहता है कि तुम एक बार दरबार में आओ मिलने के लिए। इसका सूबेदार था दौलत खां लोधी। तो दरबार में ये गया कौन? इसने भेज दिया अपना बेटा। किसको भेज दिया? दिलावर खां को भेज दिया। दिलावर खां को डांट दिया दरबार में। ये डर कर चला गया अपने पिता के पास। पिता क्या बोला कि तू जा बाबर के पास। बाबर के पास जाकर बोल कि इब्राहिम लोधी जालिम है, वो हमें तंग कर रहा है, हमें डांट रहा है, हमें मार रहा है, तो आइए हमारी रक्षा कीजिए। उसके बाद हम गद्दी पर आलम खां को बिठाएंगे। किसको बिठाएंगे? गद्दी पर आलम खां को बिठाएंगे। ठीक है। गद्दी पर आलम खां बैठेगा। गद्दी पर आलम खां बैठ गया तो हमारा सारा काम सही हो जाएगा। हमारा मित्र है, वो आपका मित्र बन के रहेगा। ठीक है। तो इसमें आ जाता है वो 21 अप्रैल 1526 को युद्ध करने के लिए जाता है। माना जाता है कि इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा के द्वारा भी उसे निमंत्रण, उसे यह आश्वासन दिलाया गया था कि वो पानीपत के युद्ध में उसकी सहायता करेगा। लेकिन राणा सांगा तटस्थ रहता है और अगला जो खानवा का युद्ध होता है वो राणा सांगा के खिलाफ ये लड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार जिस दिल्ली सल्तनत ने 1192 में जन्म लिया था, 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में उसने अपनी अंतिम सांसें ली थी। क्लियर है? तो आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के बाद हम अब करने जा रहे हैं सूफी संत। आपका सूफी और भक्ति जो मूवमेंट है उसको हम करेंगे। ठीक है। सूफी या फिर भक्ति मूवमेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू परमदीप बहन। और अमेजिंग क्लास, जब आपको मुगल स्टार्ट होगा तब आपको हैरानी हो जाएगी ऐसे कंटेंट का देखकर। ये मेरी उम्मीद है। ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू बहन सभी को। थैंक यू। सूफी और भक्ति मूवमेंट हमारा टॉपिक रहेगा इवनिंग का। इसके अंदर हम भक्ति आंदोलनों को पढ़ेंगे और सूफी जो संत हैं, जो सिलसिले हैं, सिलसिलों से क्वेश्चन बन जाता है कि ये फला सिलसिला के जो संत हैं वो कौन थे, इस सिलसिला की जो भूमिकाएं वो क्या थी, वो कहाँ तक सीमित था, कौन उसके संत थे, कौन उसके शिष्य थे, इसके संस्थापक कौन है सिलसिले के। इन चीजों से हमारे पास क्वेश्चन बनता है। कूट से कूट का क्वेश्चन बन जाता है कि फला सिलसिला किसके पास था, फला सिलसिला किसके पास था। चिश्ती सिलसिला हो गया, चिश्ती संप्रदाय हो गई, जैसे ये भक्ति संप्रदाय हो गए, अन्य जो धार्मिक घटनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।